नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों आज हम देखेंगे रीट एग्ज़ाम में लेवल 1 और लेवल 2 यानी कि दोनों लेवलों के लिए पर्यावरण अध्ययन के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देर किए पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है मित्रों, राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थापना कहाँ की गई। जो राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो है मित्रों, है ना, जैसे कि अभी हमने 2-3 दिन पहले भी पर्यावरण अध्ययन के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे गए, है ना, तो उसमें मैंने बताया कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थापना कहाँ की गई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता या मुंबई। तो देखिए मित्रों, जो राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो है इसकी स्थापना आपको बता दूं मैं 17 मार्च 1986 को की गई। 17 मार्च 1986 यानी 1986 में की गई। किसकी? राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की। ठीक है, ये नारकोटिक्स ब्यूरो होता क्या है मित्रों, तो याद रखना ये जो नारकोटिक्स ब्यूरो है वो जो मादक पदार्थ होते हैं ना, मादक सेवन वाले, है ना, मादक पदार्थ, उनकी तस्करी पर रोक लगाने हेतु इस संस्था की, इस ब्यूरो की स्थापना की गई। ठीक है, ये तो था मित्रों राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, है ना। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को की गई मादक पदार्थों पर तस्करी पर रोक लगाने के लिए, और इसका मुख्यालय है कहाँ पे, स्थापना कहाँ की गई मित्रों, नई दिल्ली में की गई। ठीक है, ये तो है राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो। अब आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय जो नारकोटिक्स ब्यूरो है उसकी स्थापना कब हुई और उसका मुख्यालय कहाँ है, तो मित्रों याद रखना अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के बारे में ना। इसकी स्थापना हुई मित्रों 1968 में, 1968 में ना। ये 68 है, उधर जाते ही 8 उधर जाता है, 6 इधर आ जाता है। ठीक है, 1986 1968 में की गई। कहाँ पे, तो एक देश है ऑस्ट्रिया, उसकी राजधानी है वियना। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया ना, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और वियना में इसकी स्थापना की गई अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था पहले प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 2 सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 एक और अच्छा प्रश्न है, दमदार प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार कब बनाया गया है। 6 से 14 के लिए निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त, आपको पता है RTE 2009 में ये व्यवस्था की गई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 2009 में ये व्यवस्था की गई, आपको पता है। ठीक है, तो देखिए ये किस वर्ष की गई, वर्ष 2001, वर्ष 2002, 2006 या 2010। तो मित्रों वर्ष 2002 में ये व्यवस्था की गई थी कि निःशुल्क, फ्री, ठीक है, और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा 1 से लेकर 8 तक, है ना, कोई भी विद्यालय हो, चाहे निजी विद्यालय हो या केंद्रीय विद्यालय हो, सरकारी, उसमें 1 से 8 तक फ्री पढ़ाया जाएगा, निःशुल्क पढ़ाया जाएगा बच्चों को। ठीक है, ये मौलिक अधिकार। तो देखिए ये 2002 में हुआ था। और अगर पूछे कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो इसमें 86वां संविधान संशोधन पारित किया गया दिसंबर 2002 में। 86वां संविधान संशोधन के तहत ये मौलिक अधिकार बनाएगा शिक्षा को। ठीक है, एक प्रश्न ये और बन गया 86वां संशोधन वाला। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रश्न और बन रहा है, क्या कि विश्व में भारत मौलिक अधिकार, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला कौन सा देश है मित्रों, तो याद रखना 135वां क्रमांक आता है भारत का। यानी इससे पहले 134 देशों ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया था ना। तो ये एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार हुआ है। ठीक है, तो मित्रों विकल्प नंबर जो 2 है वो सही उत्तर हो जाता है प्रश्न संख्या 2 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए, जो वस्त्र व आवास टॉपिक है, इन्हीं टॉपिकों में से क्रम से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा है राहीदे पहना जाता है। ठीक है, वस्त्र व आवास के एक एक वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो तैयार करवा रहा हूँ, एक नहीं यहाँ बहुत सारे प्रश्न तैयार हुए। राहीदे पहना जाता है ना, उत्तराखंड में महिलाओं द्वारा, पंजाब में पुरुषों द्वारा, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं द्वारा, आसाम में पुरुषों द्वारा, ऐसे ही कंफ्यूजन वाले प्रश्न आते हैं ना। तो देखिए राहीदे कहाँ पहना जाता है, देखिए ये पहना जाता है मित्रों पहली बात महिलाओं द्वारा। ठीक है, तो इसमें पुरुष आ रखा है तो ये विकल्प हट जाएगा, और या ये मतलब ना तो आसाम ना पंजाब पहना जाता ना, तो 2 विकल्प हट गए, दूसरा और चौथा विकल्प कौन सा बचा है, तीसरा बचा है और पहला बचा है। ठीक है, यानी कि ये तो ठीक है कि ये महिलाओं द्वारा पहना जाता है, लेकिन ये उत्तराखंड में न पहनकर मित्रों ये पहना जाता है हिमाचल प्रदेश में। यानी कि हिमाचल प्रदेश में महिलाएं अपने सिर पर ये वस्त्र पहनती है जिसे राहीदे बोला जाता है। ठीक है, याद रखना कि सिर पर पहना जाता है। तो यहाँ आपके प्रश्न संख्या 3 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 देखिए मित्रों, राजस्थान में मरुस्थल में बनाए जाने वाले घर कहलाते हैं। अच्छा प्रश्न है, आवास से प्रश्न है।
राजस्थान में मरुस्थल में, जो राजस्थानी मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वो उन घरों को क्या कहते हैं? तो एक नहीं या चार अच्छे प्रश्न तैयार हो रहे, टापरा, झोंपा, लॉन्ग हाउस या पड़वा। तो देखिए मित्रों, अगर मैं टापरा की बात करूं तो देखिए, ये देखिए टापरा की जगह कई बार आता है टपरा। क्या आता है? टपरा। इसे और भी बोला जाता है डागला। टपरा या टापरा या फिर डागला बोला जाता है, लेकिन ये कौन बनाते हैं? ये राजस्थान के जो आदिवासी जनजाति है वो बनाती है, ठीक है, याद रखना। जोपा की बात करूं तो जोपा मित्रों जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान यानी जो शुष्क प्रदेश, जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ, बाड़मेर हुआ ना, राजस्थान के पश्चिम में शुष्क क्षेत्र में जोपा बनाया जाता है, ठीक है, घास फूस से बनाया जाता है, जोपा हो जाता है। लॉन्ग हाउस की बात करूं मित्रों तो ये बनाया जाता है अपने राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, अमेरिका देश में बनाया जाता है, ठीक है। अमेरिका में एक जनजाति है मित्रों इरोक्यूअस, कौन सी है? इरोक्यूअस जाति या इरोक्यूअस जनजाति अमेरिका की, वो लॉन्ग हाउस नामक घर बनाए जाते हैं। ये बड़े घर होते हैं ना, छोटे नहीं होते, बड़े घर बनाए जाते हैं। इरोक्यूअस जनजाति अमेरिका बनाती है। अगला विकल्प है चौथा पड़वा, और ये इसका उत्तर हो जाता है ना, यानी कि पड़वा है राजस्थान में मरुस्थल में बनाए जाने वाले घर को पड़वा कहा जाता है ना। इसकी दीवारें हैं वो मतलब सूखी हुई मिट्टी की ईंटों से दीवारें बनाई जाती है। और छत की बात करूं तो ढलवा छत होती है मित्रों ना, ढालूनुमा ढलवा छत होती है। और वो किससे बनाई जाती है? वो एक वृक्ष आता है केलू या खपरेल, केलू या खपरेल, उससे उसकी छत बनाई जाती है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक और। विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 4 में। चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपके जो राजस्थान की पशु संपदा है वहां से प्रश्न आया मित्रों। भारत की मेरिनो, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस नाम से भेड़ की कौन सी नस्ल जानी जाती है? भारत के मेरिनो के नाम से। चोकला, सोनाड़ी, खेरी या नाली। देखिए पहली बात तो ये भेड़ की सारी नस्लें भेड़ की है, चोकला भी भेड़ की है, सोनाड़ी भी है, खेरी भी और नाली भी, ठीक है। अब आपको बता दूं जो भारत की मेरिनो है ना, भारत की मेरिनो ये है मित्रों चोकला नस्ल है ना, यानी कि जो चोकला नस्ल है ना इसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये भेड़ों की नस्लों में से सर्वाधिक यानी कि सबसे उत्तम प्रकार की नस्ल है चोकला, ठीक है। और बात करूँ सोनाड़ी की तो इसका एक उपनाम एक और आता है, वो है चनोतर। क्या है? चनोतर, ठीक है। और खेरी और नाली ये भी क्या है? ये भी भेड़ की नस्ल है, ठीक है। तो इस प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये राजस्थान के पहले के एग्जाम में आ चुका है। तो प्रश्न संख्या 5 में यहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखिए, पर्व त्योहार उत्सव है, वहां से प्रश्न आया दिगंबर जैन समाज का समय याचना दिवस किस पर्व के रूप में मनाया जाता है? यानी कि जैन समाज से प्रश्न पूछा गया। दिगंबर जैन समाज की 2 शाखाएं होती ना, तो वहां पे दिगंबर जैन समाज है, उनका समय याचना दिवस के रूप में एक त्यौहार मनाते हैं। वो कौन सा त्यौहार है? ठीक है, तो मित्रों वो कौन सा त्यौहार है आपको बता दूं मैं, उसे कहते हैं पड़वा डोक। इसका सही उत्तर हो जाता है पड़वा डोक। दिगंबर जैन समाज समय याचना दिवस के रूप में पड़वा डोक मनाया जाता है, ठीक है। बाकी त्योहारों की बात करूं और भी प्रश्न बनाने, एक प्रश्न से काम नहीं चलेगा। नवरोज, नवरोज जो ईसाई में पारसी धर्म है, उन पारसियों के नव वर्ष का प्रारंभ इसी दिन से माना जाता है, इसे कहते हैं नवरोज, पारसियों के नव वर्ष का दिन, ठीक है। अब बचे 2 विकल्प, लोहड़ी और चेटीचंड। तो आपको बता दूं जो लोहड़ी है मित्रों, लोहड़ी जो मकर संक्रांति आती है उससे पहले की संध्या, यानी कि उससे एक दिन पहले की संध्या, इसे हटाओ, यानी कि 13 जनवरी की जो शाम होती है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं हम, तो 13 जनवरी की संध्या को शाम को लोहड़ी पर्व मनाया जाता है सिख समाज द्वारा। किसके द्वारा? सिख समाज के द्वारा। और चेटीचंड की बात करूं तो ये सिंधी समाज द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है चेटीचंड, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों, प्रश्न संख्या 6, जहां पे आपके विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है इसका। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। ये भी पर्व सही उठाया प्रश्न है, सांझी की माता किसे माना जाता है? पूर्व में ये राजस्थान पुलिस वगैरह एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सांझी की माता। तो देखिए राजस्थान में जो कन्याएं होती हैं, युवतियाँ, वो सांझी का पर्व मनाती है ना। तो ये आश्विन महीने में मनाती है मित्रों, ठीक है। आश्विन महीने में ये त्यौहार मनाया जाता है सांझी की माता, और पूरे 15 दिन तक चलता है ये, ठीक है। पितृपक्ष के बाद 15 दिन तक चलता है सांझी की माता पर्व। सांझी की माता किसे माना जाता है? सीता माता, लक्ष्मी माता, संतोषी माता या पार्वती माता? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाता है पार्वती माता। सांझी की माता कहते हैं पार्वती माता को। ये वेरी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 7 है मित्रों, वहां पे विकल्प नंबर 4
सही उत्तर है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं मित्रों, क्या है कि क्वासियरकर रोग की कमी का परिणाम होता है। क्वासियरकर रोग रिक्त स्थान की कमी का परिणाम, यानी कि इसमें किसकी कमी का यह परिणाम होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन में ऊर्जा। तो मित्रों क्वासियरकर जो रोग है, क्वासियरकर भी आता है, क्वासियोरकर है ना, कभी क्वासियोरकर, कुछ भी नाम आता है इसका। पहली बात आपको यहाँ पे प्रश्न बताता है ये होता किसमें, वृद्धों में होता है, महिलाओं में होता है, बच्चों में होता है, वो आज का प्रश्न रहेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना कि क्वासियरकर रोग है, मैं ज़रूर बताऊंगा वहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो क्वासियरकर जो रोग है वो किस में होता है ये आप बताओगे, बाकी मैं बता देता हूँ प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से ये रोग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 8 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 9 है, राष्ट्रीय पुष्प कमल किसका प्रतीक है। अच्छा प्रश्न है, हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल। ये किसका प्रतीक है, धर्म के विभाजन का, धर्म को तोड़ने का, ये तो नेगेटिव हो गया बिल्कुल। सृष्टि के सर्जन का, वीरता का, अलौकिक शक्ति का। तो मित्रों अलौकिक शक्ति का ऐसा कोई प्रतीक नहीं है, ना ही ये वीरता का प्रतीक है, ये हो जाता है मित्रों सृष्टि के सर्जन का, सृष्टि की रचना का प्रतीक माना जाता है कमल को, जो राष्ट्रीय पुष्प है। आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दूसरा प्रश्न है आज का कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है, 3-4 दिन पहले वीडियो जिसने देखा वो तो बता देगा, है ना, उसमें बताया हुआ है कमल का वैज्ञानिक नाम क्या। आपको यहाँ बताना है कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। ये सृष्टि के सर्जन का प्रतीक होता है मित्रों, यानी कि विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 9 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 देखिए मित्रों, नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित का विस्तृत क्षेत्र है। अच्छा प्रश्न है, वन से टॉपिक है, वहां से है। जो नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसका विस्तृत क्षेत्र, ये किन किन राज्यों में ये बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल क्षेत्र स्थापित है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उपयुक्त सभी। तो मित्रों नीलगिरी जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, कर्नाटक में भी। इसका मतलब उपयुक्त सभी विकल्प यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो मित्रों विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 10 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां देखिए मित्रों, देश में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। देखिए अपने भारत में पूछा है गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो देखिए मित्रों गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का था, ठीक है। पंजाब का दूसरा स्थान है, मध्य प्रदेश का तीसरा है और हरियाणा का चौथा स्थान आता है गेहूं के उत्पादन होने में ना, गेहूं क्षेत्रफल में नहीं, गेहूं उत्पादन में। और अपना 5वां आ जाता है राज्य अपना राजस्थान का, ठीक है। प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश रहेगा, राजस्थान का पूछे तो गेहूं उत्पादन में 5वां स्थान था, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली फसल गेहूं है मित्रों, ठीक है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखना। और अगर पूछे सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल तो बाजरा होगी। प्रश्न संख्या 11 में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। और मित्रों एक और इसका फैक्ट बता दूं कि विश्व में पूछे पहला स्थान गेहूं उत्पादन में तो चाइना आएगा, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 12वें पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 12वां, राजस्थान वाले बताएंगे। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई, है ना। तराइन अगर पूछे कि ये तराइन का मैदान कहाँ है तो क्या बताओगे, हरियाणा में मित्रों। कहाँ पे है, हरियाणा में। पहले युद्ध की बात करूँ 1191 ईस्वी में लड़ा गया। तराइन के टोटल 2 युद्ध हुए, पहला 1191 में, दूसरा अगले वर्ष 1192 में, 92, ठीक है। हरियाणा में तराइन का मैदान स्थित है। इसमें किसकी विजय हुई, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज तृतीय, गोविंदराज तृतीय या अलाउद्दीन खिलजी। तो इनकी नहीं हुई थी, ठीक है। इसकी पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई और पहले युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर का था शासक, है ना। इसकी यहाँ पे विजय हुई थी तराइन के पहले युद्ध में। तराइन के पहले युद्ध में विजय हो गई, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय मारा गया, यानी कि दूसरे में उल्टा हो गया, मोहम्मद गोरी की जीत हो गई, पृथ्वीराज तृतीय की हार हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर जो 2 है सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 12वें में। चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां है मित्रों, बाल श्रम की बहुतायत वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। बाल श्रम किन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, होटल रेस्टोरेंट सही है, बीड़ी, दिया सलाई माचिस, आतिशबाजी जो पटाखे वगैरह होते हैं उन कारखानों में भी बाल श्रम होता है, बिल्कुल सही है। कालीन, बुनाई, हीरो की पॉलिश, जूतों की पॉलिश इनमें भी होता है। इसका मतलब है उपयुक्त सभी जो क्षेत्र हैं इनमें बाल श्रमिकों की बहुतायत होती है। तो मित्रों
प्रश्न संख्या जो 13वां है आपके, वहाँ विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 14वें पर। प्रश्न संख्या 14 देखिए, ताना व बाना शब्द प्रयुक्त होता है। जो ताना व बाना शब्द है वो प्रयुक्त होता है किस उद्योग में? हथकरघा उद्योग में, पावरलूम उद्योग में, विकल्प दोनों है या सीमेंट उद्योग? तो मित्रों ये सीमेंट उद्योग में नहीं होता है। हथकरघा और पावरलूम यानी कि विकल्प 1 व 2 दोनों सही हो जाएंगे। ताना व बाना शब्द ये मित्रों जो बुनाई में सूत वगैरह का प्रयोग होता है उसके लिए यूज़ होते हैं बुनाई में, ठीक है, बुनाई से संबंधित है ये हथकरघा और पावरलूम जो उद्योग है इन दोनों उद्योगों में काम में आते हैं। यानी कि प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15वां। प्रश्न संख्या 15वां है मित्रों, निम्नलिखित में से ऊनी वस्त्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऊनी वस्त्रों के, वस्त्र व आवास से टॉपिक है, ऊनी वस्त्रों के बारे में कौन सा कथन सत्य पूछा है, ठीक है। ऊनी वस्त्रों के धुलने पर सिकुड़ने या फैलने की संभावना रहती है, बिल्कुल सही है। ऊनी वस्त्रों को धोया जाए तो या तो वो सिकुड़ेगा या फैल लेगा, बिल्कुल सही कथन है। ऊनी वस्त्रों की शुष्क धुलाई करते समय वसा, गोल, पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही कथन है ना। जब सूखी धुलाई करे इसकी तो उसमें वसा, गोल या पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, ये भी कथन सत्य है। ऊनी वस्त्रों को समतल सतह या चारपाई पर सुखाना चाहिए, तो ये भी कथन सत्य, यानी उपयुक्त सभी कथन है वो क्या है मित्रों आपके यहाँ पे सत्य हो जाते हैं। तो विकल्प नंबर जो 4 है मित्रों वो आपके प्रश्न संख्या 15 में सही हो जाता है। मित्रों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।